षड्यंत्र अवश्य नूर ने रचा था, आक्रमण भी उसी ने किया है। किंतु जिस प्रकार आक्रमण हुआ है उसमें यह स्पष्ट है कि उसमें हमारा कोई विश्वसनीय अवश्य जुड़ा हुआ है। आक्रामक तो नहीं? आक्रामक ने हमारी रक्षा करते हुए प्राण दिए हैं। ऐसे व्यक्ति संदेह के नहीं सम्मान के पात्र होते हैं। कोई तो है जिसके सहायता के बिना नूर और दास्तान का यहां तक पहुंचना असंभव था। मुझे उसका पता करना ही होगा और ऐसे राजद्रोही का एक ही दंड है, मृत्युदंड। सम्राट ठीक कह रहे हैं महामात्य। सभी सैनिक जो आक्रमण के समय यहाँ उपस्थित थे उनकी पहचान कर उनसे पूछताछ करवाइए बिना किसी विलंब के। जी। जीवन के कई कटु सत्यों में से एक सत्य यह भी है कि प्रायः तुम पर वही प्रहार करता है जो तुम्हारे समीप है। विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास हो। अशोक, यदि तुम्हें अपनी माता और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है तो तुम्हारे प्रत्येक शत्रु को परास्त करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा। और भले ही वो कोई तुम्हारा अपना कोई क्यों ना हो। मैं तैयार हूं आचार्य। और मेरी मातृभूमि पर अत्याचार करने वालों को मैं क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। मैं जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। जानती हो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? क्योंकि बिंदुसार मुझसे जानना चाहता है कि महल में वो कौन है जिसने मेरी और नूर की मदद की। मेरे पास तुम्हारे लिखे हुए खत हैं जो तुमने नूर को लिखे थे। उन्हें पढ़ने के बाद बिंदुसार को कोई शक नहीं रहेगा कि उसके दुश्मन सिर्फ खुरासानियों में नहीं, यूनानियों में भी है। हमारा नाम लेकर भी तुम अपने प्राणों की रक्षा तो नहीं कर पाओगे। पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी मौत पक्की कर सकता हूं मैं। अगर मैं मरा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा हेलेना। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मुझे बचाना होगा।
हम आपकी इस मिलन की रात को खराब करने के इरादे से नहीं आए। हम तो रानी धर्मा का स्वागत करने आए। काश मैं पहले ही समझ पाता नूर कि तुम अंदर ही अंदर ईर्ष्या, असंतोष और क्रोध में जलकर अपने ही पुत्र के भविष्य पर ग्रहण लगा रही हो। कहीं नहीं जा रहे हो श्यामक, और ना ही वो अशोक कहीं जाएगा। ये एक उदाहरण था, केवल ये दर्शाने के लिए कि तीनों माताओं की विजय होनी चाहिए, एक भी माता दुखी ना रहे। मुझे क्षमा कर दो सियामक, मैंने तुम्हें जो भी दुख पहुंचाए उसके लिए तुम मुझे जो भी दंड देना चाहते हो मुझे स्वीकार है। पुत्र, क्षमा कर दो अशोक को। उसने जो कुछ भी किया केवल अपने मां के रक्षा हेतु किया। मैंने आपको क्षमा किया भ्राता। देखा देवी हेलेना, वयस्क इनकी भांति क्षमाशील नहीं होते। अपने प्रियजन की हत्या के प्रतिशोध के लिए किसी भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं। जब समस्त राज परिवार को बंदी बनाया था तब सियामक को बंदी नहीं बनाया, वो मैं समझ सकता हूं। और फिर खुरासानियों की आप पर इतनी कृपा मेरी समझ से परे है। आज केवल आप ही थी जो उसे सांत्वना दे रही थी। आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आप भली भांति जानती हैं देवी कि वो समय दूर नहीं कि मैं सब कुछ प्रमाणित कर दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता? इसका मतलब ये कि कोई धर्मा की रक्षा कर। एक छोटी सी भूल का परिणाम तुम्हारे अपने लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम सब कुछ खो सकती हो, सब कुछ। अर्थात किसी को ज्ञात हो गया है कि धर्मा पर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। आज रात्रि तक का समय देता हूं, और यदि आप नहीं बताएंगी तो मेरे हठ से और मेरे दृढ़ संकल्प से आप भली भांति परिचित हैं देवी। सम्राट की अनुपस्थिति में आपने क्या क्या योजनाएं बनाई थी वो मैं ज्ञात करके सम्राट के समक्ष उपस्थित कर दूंगा। यदि इस सबके पीछे चाणक्य का हाथ है तो वो इस तंत्र का स्रोत ढूंढते ढूंढते मुझ तक भी अवश्य पहुंचेगा। मगध में व्यक्तिगत लाभ के लिए तंत्र शक्ति के प्रयोग करने का दंड मृत्यु है, और चाणक्य सुनिश्चित अवश्य करेगा कि मुझे क्षमादान ना मिले।
आपका संदेह सर्वथा उचित था आचार्य। पुरुषोत्तम, जिसे अशोक ने भूमि अधिग्रहण घोटाले में पकड़ा था, जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कई बार राजभवन आया था राजकुमार सुशीम और खल्लटक से भेंट करने हेतु, और किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि वो कहां चला गया है। किंतु मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसकी मृत्यु अवश्य हो गई है। ये सुशीम की मुद्रा के साथ खल्लटक ने कई महत्वपूर्ण विभागों में कई लोगों की नियुक्तियां की हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि खल्लटक और सुशीम इसमें सहभागी हैं। अब मुझे लगने लगा है कि इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ बहुत बड़ा, जो अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। ये सुशीम तो राजकुमार है, फिर वो राजकोष से सहायता के नाम पर धन निकलवाकर पुरुषोत्तम से कहीं और क्यों पहुंचा रहा है? उसे इस प्रकार से धन संचय करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी होगी? इससे पूर्व की पाटलिपुत्र पर कोई और संकट आए, मुझे इस षड्यंत्र को उजागर करना ही होगा। मगध सिंहासन अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं है, ना ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। मगध सिंहासन की नींव अखंड भारतवर्ष के निर्माण के लिए की गई है। एक ऐसा अखंड भारतवर्ष जिस भारतवर्ष के सभी प्रांतों की प्रजा का उद्धार हो। और जिस किसी ने भी इस अखंड भारतवर्ष के विरुद्ध, इस मगध के सिंहासन के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र का जाल बिछाया हो, तो उसका निकंदन निश्चित किया जाएगा। मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य प्रण लेता हूं कि आज सूर्योदय से पूर्व सम्राट बिंदुसार के समक्ष संपूर्ण सत्य उजागर करके रहूंगा, और इस मगध साम्राज्य का और इस अखंड भारतवर्ष का शत्रु कौन है, ये भी ज्ञात हो जाएगा। भ्राता, मेरी माता पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया पर कोई उपचार नहीं हो पाया। पर हुआ क्या है उन्हें? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा रोग कभी देखा ही नहीं। अचानक रोने लगती हैं, कभी कभी बोलने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, और कभी कभार तो निंदा ही अवस्था में चलना आरंभ कर देती है। मेरी मानो तो ये कोई रोग नहीं, किसी शत्रु ने उन पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया है। ये सारे लक्षण उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। तंत्र शक्ति, तंत्र विद्या? क्या तंत्र विद्या से ये सब कुछ कर पाना संभव है? क्यों नहीं बालक? क्या इसका उपचार कर पाना संभव है, या फिर मैं ये 100 मुद्राएं लेकर व्यर्थ में ही अपना समय व्यर्थ कर रहा? क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, यदि कोई मेरी माता को इस तंत्र शक्ति से मुक्त कर दे तो मेरा विश्वास कीजिए, ये 100 मुद्राएं मैं उसको दे दूंगा। क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं? इसमें इतना चकित होने वाली बात क्या है? क्या ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी माँ के प्राण से अधिक मूल्यवान हैं? मुझे तो ऐसा यहाँ कोई प्रतीत नहीं हो रहा जो तंत्र शक्ति को निष्प्रभाव करके तुम्हारी माँ की सहायता कर सके। बालक, तुम कहीं और ढूंढो। आप सत्य कह रहे, और व्यर्थ करने के लिए मेरे पास समय भी नहीं। मैं कहीं और जाके ढूंढता हूं। धन्यवाद। वन फूल मुरझाता नहीं है, फारस की मणि अपनी कांति खो चुकी है। भेड़िए को पिंजरा तोड़ना है, यदि शीघ्र वन में नहीं लौटा तो सब कुछ नष्ट कर देगा, जस्टिन की अंतिम स्मृति को भी। यदि सेल्यूकस निकेटर को समय पर यह संदेश मिल जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि अशोक जीवित है
और नूर मर चुकी है। दास्तान मुक्त होना चाहता है, नहीं तो वो भारी क्षति पहुंचा सकता है, श्यामा को भी छीन सकता है। इसका हमारे पिता तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना अति आवश्यक है, और जब तक नहीं पहुंचता इसकी सुरक्षा यदि अपने प्राण देकर भी करनी पड़ेगी तो। आप निश्चिंत रहिए राजमाता। यदि इसका शेष भाग प्राप्त करने के लिए इसका उदर भी फाड़ना पड़े तो बिना संकोच फाड़ डालो। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैंने तुम्हारी बातें सुनी और ये सारे लक्षण तंत्र प्रयोग की ओर संकेत करते हैं। आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? मैं तंत्र विद्या जानता हूं। सत्य? हाँ। तो ये लीजिए स्वर्ण मुद्राएं और मेरी मां को स्वस्थ कर दीजिए। पर पहले मुझे ये बताइए, क्या इससे पहले आपने किसी का उपचार किया है? हाँ किया है ना, उपचार भी किया है। तो फिर चलिए मेरे साथ। अरे जाना कहाँ है, मैं सब यहीं से कर दूंगा। इतनी दूर से? अरे दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास, मारक और उपचारात्मक उपाय लेकर जाते हैं यहाँ से। पाटलिपुत्र से भी? अरे पाटलिपुत्र के आगे से भी। अच्छा। मगध में तंत्र विद्या का प्रयोग करना अवैध है। तुमने तो राज परिवार के एक सदस्य के विरुद्ध इसका प्रयोग किया है। ऐसे तोरे अपराध के लिए मैं तुम्हें अपना बंदी बनाता और तुम्हें पाटलिपुत्र में इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक मामूली सा ठग हूँ। मैं आपको बातों में उलझाकर आपका विश्वास जीतकर ये स्वर्ण मुद्राएं हासिल करना चाहता था। मुझे तंत्र विद्या के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो सब झूठ था राजकुमार। मैं ये कैसे मान लूं कि अब जो तुम कह रहे हो वो झूठ नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैं क्या यहाँ कोई भी इस क्षेत्र में ऐसा काला जादू नहीं कर सकता है, और वो किसी को अपने सामने टिकने भी नहीं देगी। कौन? अगर मैंने बता दिया तो मुझे नहीं छोड़ेगी। यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो गुफा में रहती है और इस क्षेत्र में तंत्र विद्या में उससे प्रबल कोई भी नहीं। तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? मैं भी उनकी सहायता करता हूँ। जिन शवों के कोई परिवारजन नहीं होते, उन शवों को मैं शमशान से चुरा कर उनके पास ले जाता हूँ।
वो अच्छी मूल्य देती है मुझे और बाद में उनकी अस्थि और कपाल से कुछ करती है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। वो गुफा कहाँ?